हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। स्वागत है बेटा आपका लेक्चर नंबर 119 में 119 में। और प्रीवियस लेक्चर में पढ़े 118 में अपन ने ट्रॉफिक लेवल, पोषण स्तर और फूड चेन के बारे में अध्ययन किया था। अब इस लेक्चर के अंदर बेटा देखो अपन स्टार्ट करेंगे फूड वेब। फूड वेब, खाद्य जाल। तो आप देखिए बेटा कि खाद्य जाल किसे कहते हैं, फूड वेब किसे कहते हैं। यस, तो बेटा अपन कहते हैं कि बड़े पारितंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में विभिन्न पोषक स्तरों पर जुड़कर खाद्य जाल निर्मित करती हैं। है ना कि बड़े पारितंत्रों में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में विभिन्न पोषक स्तरों पर संबंधित होकर खाद्य जाल बनाती हैं या जुड़कर खाद्य जाल बनाती है। यस बेटा, अब अपन कहें देखो कि इन इकोसिस्टम यानी पारितंत्र में मैनी फूड चेन, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, मैनी फूड चेन आर इंटरलिंक्ड होती है, इंटरलिंक्ड टुगेदर, आपस में जुड़ी होती है, आपस में संबंधित होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं, टुगेदर ऑन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, विभिन्न पोषण स्तरों पर, ऑन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल टू फॉर्म फूड वेब, यस बेटा। यह सिंपल लैंग्वेज में कहें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में कहें सीधी सी बात कि भाई कई खाद्य श्रृंखलाओं के जुड़ने से, खाद्य जाल निर्मित होते हैं। है ना बेटा, कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से खाद्य जाल, फूड वेब निर्मित होते हैं। यस, अब सीधी सी बात कहें बेटा कि प्रकृति में, नेचर में, प्रकृति में वास्तव में खाद्य जाल ही उपस्थित होते हैं। यानी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नेचर में अगर अपन रियली में देखें तो नेचर में फूड वेब भी एग्जिस्टेंस में होते हैं, प्रकृति में वास्तव में खाद्य जाल उपस्थित होते हैं। आप दिमाग लगाओ, कोई भी एक पारितंत्र वन है, क्या एक जंगल में, क्या एक वन में कोई एक खाद्य श्रृंखला का होना पॉसिबल है? या केवल एक ही खाद्य श्रृंखला हो? या किसी घास स्थल में क्या एक ही खाद्य श्रृंखला हो? वहां अनेक खाद्य श्रृंखलाएं स्टार्ट होगी और वो आपस में अलग अलग पोषक स्तरों पर आपस में जुड़ी होंगी या अंतर संबंधित होंगी, तो क्या बनाएंगी? फूड वेब। क्या बनाएंगी बेटा? फूड वेब। तो प्रकृति में वास्तव में खाद्य जाल उपस्थित होते हैं। यस बेटा, अकेली खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन आपने बनाई थी, अकेली खाद्य श्रृंखला का अस्तित्व संभव नहीं है। अकेली खाद्य श्रृंखला का अस्तित्व बेटा प्रकृति में संभव नहीं है। अब देखिए, जैसे मैं आपसे बात करूं बेटा कि वन पारितंत्र में पाए जाने वाला खाद्य जाल यानी जटिल होगा और स्थायी भी होगा, बताएंगे अपन। यस बेटा, या इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें भोजन का प्रवाह अनेक मार्गों से होता है, अनेक मार्गों से।
होता है, यानी कई मार्गों से बेटा इसके अंदर भोजन का प्रवाह होता है, सीधी सी बात है। और जैसे अपन वन की बात करें, मैंने भी लाइन बोली कि वन पारितंत्र में जो पाए जाने वाला खाद्य जाल है वो जटिल भी होगा और स्थायी भी होगा। अब देखिए बेटा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं कि इस खाद्य जाल के लाभ क्या हैं, लाभ क्या बेनिफिट है खाद्य जाल के, भाई बताओ। प्रकृति में खाद्य जाल अगर जटिल हो तो स्थायित्व अधिक होता है, या मैं कहूं कि खाद्य जाल के लाभ क्या हैं, तो देखो बेटा, एक तो भोजन क्या होगा, अधिक भोजन होगा। अब अधिक भोजन तो होगा, लेकिन वो अधिक विविधता का भोजन, कई प्रकार का, अधिक विविधता का भोजन, तो अधिक भोजन होगा, अधिक विविधता का भोजन, तो सजीवों का बेहतर पोषण, मतलब बेटर न्यूट्रिशन होगा, अच्छा पोषण होगा। अरे भाई जैसे मान लो आपको घर पे या फिर हॉस्टल में रखा जाए और आपको पनीर मान लो आपको बहुत पसंद है, लेकिन रोजाना ही डेली एक ही एक दिया जाए तो आप उससे भी ऊब जाएंगे। यस बेटा, तो देखो खाद्य जाल में भोजन का प्रवाह अनेक मार्गों से होता है, तो अधिक भोजन हो गया, अधिक विविधता का भोजन हो गया, तो बेहतर पोषण हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अपन कहते हैं बेटा कि खाद्य जाल में प्रत्येक पोषण स्तर पर उपस्थित जीव, खाद्य जाल में प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे उपस्थित जो जीव है उसको अपनी इच्छा के अनुसार, जैसी उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुसार अपन बात करें बेटा, तथा स्वाद के अनुसार भोजन उपलब्ध होगा, इच्छा के अनुसार और स्वाद के अनुसार, क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक जीव के पास भोजन के एक से ज्यादा अधिक विकल्प हैं। और अपन ऐसे कर दें भी चलो कोई बात नहीं, पनीर तो बहुत अच्छा है, हम रोजाना पनीर तो रख ही दें, लेकिन कभी उसके साथ में चना मसाला, कभी और कुछ, कभी कोई और आइटम है, वो तुम क्या क्या खाते हो, जो फ्रेंच फ्राइज खाते हो, और है तुम अपन बात बेटा कि कई सारी चीजें, मंचूरियन खाते हो, तो तरह तरह की चीजें रख दें अपन, है। तो अब जो जिसको जो पसंद है, अपने इच्छा के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार, यस बेटा, वो भोजन को ले पाएगा। इसलिए प्रकृति के अंदर खाद्य जाल, फिर अपन कहेंगे कि खाद्य जाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी प्रत्येक जीव के पास खाने के लिए एक से अधिक विकल्प होते हैं। अपन ये कहेंगे बेटा इसमें कि प्रत्येक जीव के पास खाने के लिए एक से अधिक विकल्प होते हैं। यस मेरे बेटा, हाँ तो देखिए बेटा, यहाँ आपको एक खाद्य जाल फूड वेब का मैं प्रारूप बता देता हूं। जैसे यहाँ अगर अपन लें ग्रासलैंड, यस बेटा, तो नीले पेन से अपन लेंगे भाई, यहाँ देखो अपन देखते हैं इस पेन से, यानी देखो ग्रासलैंड, घास स्थल, तो इसका मतलब बेटा ये प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर, उत्पादक। और उत्पादक हमेशा और हमेशा किस कार्यात्मक स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट को। ये लो जी, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो बेटा कि या फिर अपन एक वन फॉरेस्ट ले सकते हैं। यस, तो आप जानते हैं कि फॉरेस्ट में भी जो झाड़ियाँ, जो ट्रीज वर्क्स हैं, वो सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, T1 को, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट को। अब देखिए यहाँ ग्रासलैंड में जैसे अपन बात करते हैं बेटा कि यहाँ मैं सबसे पहले बात करूंगा इंसेक्ट की। इंसेक्ट यानी जो फाइटोफैगस इंसेक्ट बताए थे, पादपक्षी कीट। यस बेटा, तो इंसेक्ट की बात होगी। इंसेक्ट को मैं आगे बात करूंगा, जैसे फ्रॉग ले सकता है इंसेक्ट को, फ्रॉग, और फ्रॉग से मैं आगे बात करूंगा स्नैक, सांप, और उसके बाद मैं आगे यहाँ बात करूंगा कि यहाँ दोनों फॉर्म में जा सकता है, पिकॉक, मोर, पिकॉक या हॉक, बाज, या चील हो सकती है, ईगल भी हो सकती है। यस बेटा, क्लियर। अब देखिएगा कि यहाँ नेक्स्ट में लेता हूं कि ये अपन बात रहा कि यहां बात करता हूं मैं रैट की, चूहे की। यस बेटा, चूहे की बात कर ली मैंने।
और देखो ये सीधे शाक भक्षी हैं, तो इसका भी ट्रॉफिक लेवल T2 है और इसका भी ट्रॉफिक लेवल T2 है। अब देखो रैट को सीधा कौन खा सकता है, स्नैक, या फिर कौन खा सकता है, बाज। ये लो जी, यस। अब देखो मैं यहां बात करता हूं किसकी, रैबिट की, खरगोश की। तो रैबिट भी शाक भक्षी होता है, रैबिट खरगोश जो है ये भी ट्रॉफिक लेवल T2। अब रैबिट को आप जानते हैं कि सीधा कौन, हॉक, या अपन बात करें कि रैबिट के लिए कौन हो सकता है, जैसे लॉयन हो जाए यहां पे, यस। अब देखो मैं यहां पे बात करता हूं, जैसे रैबिट के बाद मैं यहां पर बात करता हूं बेटा किसकी, जैसे मान लो कि डियर, हिरण, यस। अब हिरण के लिए मैं यहां बात कर सकता हूं कि भी वॉल्फ है, भेड़िया है, वॉल्फ, या फॉक्स है, या जैकाल, जो सियार होता है जैकाल है, यस। और इन सबको कौन, सीधा लॉयन, भाई इस ये लॉयन खा लेगा, या इस रैबिट को भी ये लो, वॉल्फ फ्री जैकाल, क्लियर। या फिर मैं यहां बात कर सकता हूं बेटा जैसे गोट, बकरा, गोट। अब गोट को ये वॉल्फ और जैकाल, या फिर अपने यहां पर ये ले लें टाइगर, टाइगर हो सकता है। तो ये आप जानते हैं क्या बन गया, फूड वेब। क्या बन गया बेटा, फूड वेब, खाद्य जाल, यस। ये आपके सामने बन गया एक फूड वेब। और प्रकृति में आप जानते हो बेटा कि फूड वेब का अस्तित्व है, खाद्य जाल का ही अस्तित्व है, अकेली खाद्य श्रृंखला का पाया जाना संभव नहीं है, यस। ये लो जी, क्लियर। लेकिन देखिए यहां पर प्रोड्यूसर ऑलवेज ट्रॉफिक लेवल, यहां प्रोड्यूसर ऑलवेज हमेशा ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पे हैं। और जो भी शाक भक्षी हैं, शाकाहारी हैं, इंसेक्ट हो, रैट हो, रैबिट हो, डियर हो, गॉट हो, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रॉफिक लेवल T2। और आगे वाले तो जैसा अपना भोजन व्यवहार बदलेंगे, यस बेटा, उसी के अनुसार उनका ट्रॉफिक लेवल बदल सकता है, क्लियर है। अब देखिएगा कि यहां अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि भाई पारितंत्र में मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जितनी ज्यादा विविधता होगी उतना ही जटिल खाद्य जाल होगा, है ना। अपन कहेंगे बेटा पारितंत्र में जितनी ज्यादा विविधता होगी, अधिक विविधता, तो अधिक विविधता होगी, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी तो अपन कहेंगे अधिक जटिल खाद्य जाल। और जितना जटिल खाद्य जाल होगा, अधिक जटिल खाद्य जाल, उतना ही उस पारितंत्र का स्थायित्व अधिक होगा, अधिक स्थायित्व, अधिक स्थायित्व, यस बेटा। तो अपन कहते हैं कि फूड वेब जितना जटिल होता है, पारितंत्र उतना ही स्थायी होता है। अपन कहेंगे कि फूड वेब जितना अधिक जटिल होता है, पारितंत्र उतना ही स्थायी होता है। पारितंत्र उतना ही क्या होता है बेटा, स्थायी होता है। सीधी सी बात बता दूं मैं आपको, जैसे ऐसा पारितंत्र प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता है, लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखता है जितने ज्यादा जटिल खाद्य जाल होते हैं। और अगर खाद्य जाल सरल हुए, यदि खाद्य जाल क्या हुए बेटा, सरल, तो फिर पारितंत्र कभी भी समाप्त हो सकता है, वो पारितंत्र अस्थायी होता है। क्या होता है बेटा, अस्थायी। तो ये सारी बात मैंने आपको बताई बेटा। अब देखो बेटा, सीधी सी बात अपन यहां करते हैं कि जो ट्रॉफिक लेवल आपके सामने मैं बता रहा हूं, ट्रॉफिक लेवल ये यहाँ पे इगल के होगा। जैसे बेटा मैं आपके सामने ट्रॉफिक लेवल जो बता रहा हूं, तो यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट बातें उससे रिलेटेड करेंगे, तो देखिएगा। यहां मैं बात करता हूं बेटा कि जीवों का पोषण स्तर। देखो जो जीवों का ट्रॉफिक लेवल है, जीवों का पोषण स्तर, तो मैं कहूंगा बेटा कि जीवों का पोषण स्तर उनके भोजन ग्रहण करने के व्यवहार पर
जीवों का पोषण स्तर उनके भोजन ग्रहण करने के व्यवहार पर निर्भर करता है। यस बेटा, कि वो किस टाइप का भोजन ले रहे हैं, तभी तो उसका वो फंक्शनल पोजीशन बनेगी, कार्यात्मक उसकी स्थिति बनेगी। तो जीवों का पोषण स्तर उनके भोजन ग्रहण करने के व्यवहार पर निर्भर करता है। यदि इस व्यवहार में बदलाव होगा, यदि इस व्यवहार में बदलाव होगा तो पोषण स्तर में भी बदलाव होगा, बदलाव होगा। जैसे बेटा प्रकृति के जो स्वपोषी होते हैं, चाहे हरे पेड़ पौधे, चाहे वो जंगल में, अपन बात उड़ा कि घास में कहीं पर भी ग्रो करें, है ना, अगर वो प्रोड्यूसर हैं तो ट्रॉफिक लेवल हमेशा T1, क्योंकि वो स्वपोषी हैं तो अपना व्यवहार नहीं बदल सकते। बात को समझे नहीं समझे? अधिकांशतः ऐसे जैसे कीटाहारी पादप होते हैं, इंसेक्टिवोरस, तो जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो T1, लेकिन जब वो कीट को खाते हैं तो वो आपके होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, T3 को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनना आप बात, है ना। और अपन कहें बेटा, अब देखिए ये बात हो गई, बाकी अपन बात रहे कि जो हरे पेड़ पौधे होंगे वो ट्रॉफिक लेवल T1 को ही रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। फिर देखो कि जो शाकाहारी होती है तो केवल सीधे पादप को ही खा सकते हैं, तो ये तो एक ही कार्यात्मक स्तर रखेंगे T2, इनका फिक्स है T2, है ना। अब आगे देखो, अपन कहते हैं कि भोजन ग्रहण करने के व्यवहार पर निर्भर करता है, व्यवहार में बदलाव होगा तो पोषण स्तर में बदलाव होगा। देखिए कैसे, ध्यान से सुनना। यहां पर देखिए बेटा कि ये ग्रासलैंड में मान लो रैबिट है, खरगोश, खरगोश को सीधा लोइन खाता है तो यहाँ T2 और लोइन कितने पे गया, T3 पे ही गया। लेकिन अगर मान लो खरगोश को वॉल्फ, भेड़ियारी खा जाते हैं, जयकाल, तो ये तो T3 पे आ गए, और अब लोइन कितने पे गया, T4 पे गया। कितने पे गया, T4 पे। और देखो यहाँ देखो T2, फिर फ्रॉग, फ्रॉग के बाद स्नैक, यहाँ पिकॉक, तो ये 5 पे चली जाएगी, ये लंबी खाद्य श्रृंखला हो जाएगी। बात को समझे? अब आप दिमाग लगाना, देखो इसलिए लंबी खाद्य श्रृंखला हो जाती है तो ऊर्जा उतनी कम उपलब्ध होती है। अब देखो कि ये ग्रास में रैबिट है, रैबिट को लोइन सीधा खा ले तो मजा आएगा लोइन को, क्योंकि ज्यादा उपलब्ध भोजन मिलेगा, वरना तो फिर वो 90% लॉस और 10% अगर वो वॉल्फ और जेकाल को खाएगा तो कम मजा आएगा उसको। इसलिए टाइगर लोइन ज्यादातर हिरण को और खरगोश को और यानी शाकाहारियों को, गोट को और इनको शाकाहारियों को ढूंढते हैं। बात को समझे? तो अपने कहा कि यदि इस व्यवहार में बदलाव होगा तो पोषण स्तर में भी क्या होगा, बदलाव होगा। यस बेटा, अपन कहते हैं कि पोषण स्तर खाद्य श्रृंखला में, पोषण स्तर जितने कम होंगे, पोषण स्तर जितने कम होंगे, है ना बेटा। जैसे एक फूड चेन में पोषण स्तर अपन कहें बेटा जितना कम होगा, स्थिरता उतनी क्या होगी, अधिक होगी। स्थिरता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि उपलब्ध ऊर्जा अधिक होगी। उपलब्ध ऊर्जा क्या होगी बेटा, अधिक होगी। बात को समझे? हाँ, आपस में तो कितने भी गुत्थे हुए हों, लेकिन जैसे फिर एक फूड चेन चले तो उसमें पोषण स्तर कम हो। जैसे मैंने कहा था आपको कि डियर है ना, और डियर को ये सीधा ही अपना बात रहा कि यहाँ टाइगर खा जाए, जैसे गोट को सीधा टाइगर खा गया। अगर वो वॉल्फ और उसके माध्यम से जाती है तो आप जानते हो कि उपलब्ध ऊर्जा कम होगी, है ना। इसलिए अपन कहते हैं कि पोषण स्तर जितने कम होंगे, स्थिरता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि उपलब्ध ऊर्जा अधिक होगी। इसलिए छोटी खाद्य श्रृंखलाओं का में उपलब्ध ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बता दी। अच्छा, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक साथ एक से अधिक पोषण स्तर भी दर्शा सकते हैं, एक से अधिक पोषण स्तर दर्शा सकते हैं। पोषण स्तर दर्शा सकते हैं। जैसे एक स्पैरो है, चिड़िया है स्पैरो, अगर वो बीज खाती है, स्पैरो अगर वो सीड खाती है, कहते हैं ना कुछ पक्षी बीज या फल खाते हैं, सीड फ्रूट, अगर वो सीड और फ्रूट खाती है तो ट्रॉफिक लेवल T2 को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो शाक पक्षी होती है। लेकिन अगर वो इंसेक्ट खाती है, कीट खाती है, तो वो T3 को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे मानव तो आप पूछो ही मत, मानव तो एक ही जगह बैठा बैठा 3 ट्रॉफिक लेवल पूरे कर सकता है, T2, T3, T4। भाई वैसे
टॉप कार्निवोरस में माना जा सकता है मानव को। भाई कैसे? मानव बेटा आराम से अपना मूड बना रहा है, कई लोग अपन मात्र वाइन पीते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐसा है लेकिन मजे वाला है। कई लोग अपन वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, बैठे बैठे के सलाद लेके आना, ऑर्डर लगाते हैं, नशा हो गया सलाद लेके आओ, अच्छा साहब सलाद लेके आए, ये लो। थोड़ी देर बाद में भैया इच्छा हो गई है, कह नहीं अब अपन बात रहे कि अब दूसरा आइटम आना चाहिए, तो मांस या जो भी मटन चिकन मंगा सकता है और फिर तो और ही ज़्यादा हो जाए, तो भी मैं तो अब शेर को ख़त्म करूँगा, ये करूँगा। तो आप जानते हैं कि मानव कई ट्रॉफिक लेवल पूरे कर सकता है। तो ये बात आपकी होगी कि उसका पोषण का व्यवहार क्या है। यस, तो ये हो गया। अब अपन बेटा इसमें नेक्स्ट लेते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा इसमें किसकी? इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिक जो पिरामिड होते हैं, तो पिरामिड की क्या बात है। यस बेटा, तो नेक्स्ट देखिएगा। हाँ तो देखिए बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपका स्टैंडिंग क्रॉप। तो बेटा देखिए स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है। तो बेटा देखो स्टैंडिंग क्रॉप होता है खड़ी फसल, और इस पॉइंट से क्वेश्चन नीट में भी और बायो ओलंपियाड केवीआई में अच्छा क्वेश्चन आ चुका है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैंडिंग क्रॉप खड़ी फसल, या इसे सस्य फसल भी कहते हैं। तो मेरे बेटा सुनना कि प्रत्येक पारितंत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रत्येक पारितंत्र में इकाई समय में उपस्थित प्रत्येक पारतंत्र में इकाई समय में उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थ स्टैंडिंग क्रॉप कहलाते हैं। है ना? प्रत्येक पारितंत्र में इकाई समय में उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा? स्टैंडिंग क्रॉप। या फिर अपन ऐसे कहें कि किसी दिए गए समय पर जो भी आपको गिवन टाइम दिया है, किसी दिए गए समय पर विभिन्न पोषक स्तरों, जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं, विभिन्न पोषक स्तरों पर उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, जीवित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, अर्थात बेटा अपन कहें कि सजीव सामग्री की मात्रा। यस बेटा, अब देखिएगा कि कोई भी इकोसिस्टम है, चाहे वो ग्रासलैंड है या फॉरेस्ट है, तो इकाई समय में वहां पर जो भी जीवित कार्बनिक पदार्थ हैं, प्रोड्यूसर यानी ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, जितने भी प्लांट्स हैं, या फिर अपन बात करें कंज्यूमर जो ट्रॉफिक लेवल T2 T3 को, जो भी एनिमल्स हैं, वो पूरा जो लिविंग बायोमास है, अपन एक वर्ड बोला है लिविंग बायोमास, वो आप समझ रहे हैं बेटा कि किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टैंडिंग क्रॉप को, खड़ी फसल को। यस बेटा, फिर देखो एक अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कहते हैं, और वो पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडिंग क्रॉप को बायोमास या जैव भार या इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित जीवों की संख्या के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। यस बेटा, भाई या तो अपन बायोमास ले लें उनका, या फिर इकाई क्षेत्रफल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर है
जितने भी सजीव हैं वहां पे, तो वो उससे रिप्रेजेंट इसको किया जा सकता है, किसको, स्टैंडिंग क्रॉप को। अब बेटा देखो कि यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि बायोमास क्या है। बायोमास, तो बायोमास की अपन यहां कौन से बायोमास की बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी बेटा जो जीवित कार्बनिक पदार्थ, जीवित कार्बनिक पदार्थ, यस मेरे बेटा, बायोमास। और आपको अच्छे से पता है कि बायोमास को आप जानते हैं कि दो प्रारूप में व्यक्त किया जा सकता है बायोमास को। एक आप समझ सकते हैं फ्रेश वेट होता है, ताजा भार, फ्रेश वेट, यस बेटा, ताजा भार, क्लियर। और दूसरा बेटा आपका होता है ड्राई वेट, शुष्क भार। तो आप जानते हैं कि बायोमास को दो प्रारूप में व्यक्त किया जा सकता है, फ्रेश वेट और ड्राई वेट। अब यहां समझना बेटा कि फ्रेश वेट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर, जो कार्बनिक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्लस वाटर होता है, और ज्यादा परसेंटेज वाटर का ही होता है, यस बेटा। और यहां जो ड्राई वेट है, यहां आपका होता है ओनली ऑर्गेनिक मैटर, केवल ऑर्गेनिक मैटर होता है, यस बेटा, यानी यहां वाटर नहीं होता है, क्लियर। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये ताजा बार है, तो इसमें जल की मात्रा है, और जल की मात्रा जो नमी होती है वो सीजन के अकॉर्डिंग वेरिएशन करेगी, वेरी करेगी। तो तुम जानते हो कि यहां मापन में जो ज्यादा उचित होगा, तो आप कहोगे कि ड्राई वेट, शुष्क भार, है ना बेटा, शुष्क भार, मोर एप्रोप्रिएट, मतलब मापन का ज्यादा उचित तरीका है, ज्यादा उचित, क्योंकि उसमें ओनली लिविंग मतलब ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है, वाटर उसके साथ में नहीं है, और इसमें साथ में क्या है, वाटर। और सीजन के अकॉर्डिंग वाटर, नमी, ये क्या करती है, मतलब वेरी, विविधता दर्शाती है। बात को समझे नहीं समझे, क्लियर। अब बेटा जी मेरी बात सुन लीजिए, जैसे अपन बात करें कि एक कोई घास का मैदान है, या अपन बात करें कि जैसे खेत है, गेहूं का खेत है, तो अपन हरे गेहूं की बात कर लें तो पानी की मात्रा ज्यादा होगी। जब गेहूं सूखने की ओर जाएगा, लेकिन अभी तक लिविंग है, तो उसमें पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो वेरी कर सकता है। इसलिए अपन ओनली ऑर्गेनिक मैटर यानी ड्राई वेट मापन में अपन ज्यादा उचित तरीका किसको मानते हैं, ड्राई वेट को। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि भाई ये स्टैंडिंग क्रॉप या तो बायोमास या फिर इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, लेकिन लिविंग। बात को समझ रहे हैं आप समझे बेटा कि जैसे कोई घास का मैदान है, कोई भी इकोसिस्टम है, तो सबसे पहले सोलर रेडिएशन को एंट्रैप किया। आप जानते हो कि कुल आपतित सौर प्रकाश का 1 से 5% अपने बता दिया, उसकी जीपीपी हो गई। 20% अपने शोषण में खर्च कर लिया, बाकी अपन बात रहे उन्होंने कार्बनिक पदार्थ का संचयन कर लिया ना संचयन, तो लिविंग बायोमास ही तो है। फिर साग बक्सी ने खाया तो 90% लॉस हो गया, 10% वहां ट्रांसफर हो गया। अब साग बक्सी ने अपने शोषण में खर्च करने के बाद अपने बॉडी में संचय कर लिया, वो भी लिविंग बायोमास है। फिर मांस बक्सी ने भी ऐसा ही किया। तो जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे विभिन्न पोषक स्तरों पर उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है, लेकिन ओनली एंड ओनली लिविंग, जीवित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है, वो आपकी स्टैंडिंग क्रॉप है। बात को समझे। और देखो आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है या जो स्टैंडिंग क्रॉप है, आपको अच्छे से पता है कि देखो जैसे पहले सन लाइट को ट्रैप किया हरे पेड़ पौधे ने यहाँ, फिर यहाँ से आप जानते हैं कि शाकाहारी पे, और शाकाहारी से मांसाहारी, जो भी है आपने डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल बनाए। तो जो T1, T2, T3, T4 लेवल सब पे आपने क्या लिया, जो 4 ट्रॉफिक लेवल सब पे आपने क्या लिया, लिविंग ही तो लिया, यस बेटा। तो वो आप समझ पा रहे हैं कि क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप। इसलिए अपन कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वे में इसको अपन ये कह सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल में या विशिष्ट क्षेत्रफल में जीवित जीवों की संख्या, विशिष्ट क्षेत्रफल में
जैसे अपन ऐसे और इससे प्रारूप निकालें, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप, तो अपन कहें कि विशिष्ट क्षेत्रफल में, विशिष्ट क्षेत्रफल में जीवित जीवों की संख्या, ये भी आपकी क्या होगी बेटा, स्टैंडिंग क्रॉप। या विशिष्ट क्षेत्रफल में जीवित द्रव्यमान, जो लिविंग मास है, जीवित द्रव्यमान। अब चाहे वो विशिष्ट क्षेत्र में जीवित, चाहे वो फ्रेश वेट हो, ताजा भार हो, फ्रेश वेट हो, और चाहे वो ड्राई वेट हो, यानी शुष्क भार हो। लेकिन अगर वो लिविंग है, क्या बेटा, लिविंग, तो किसमें काउंट होगा, स्टैंडिंग क्रॉप में। अच्छा, आप समझ सकते हो कि एक सजीव से दूसरे सजीव में, जैसे परभक्षण के माध्यम से ऊर्जा का प्रभाव भोज्य पदार्थ के रूप में होता है, तो लिविंग बायोमास के रूप में तो होता है। तो एक जीव से दूसरे जीव में लिविंग से लिविंग ही ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन आप जानते हो इस अर्थ का जो टोटल बायोमास है, मतलब टोटल बायोमास का मीन हो क्या हो गया कि पृथ्वी पर जो कुल कार्बनिक पदार्थ हैं, अब कुल कार्बनिक पदार्थ में तो बेटा आप जानते हो कि दोनों ही आ गए, लिविंग भी आ गए, जीवित भी आ गए, और जो डेड है, मर्त, वो भी आ गए। तो टोटल बायोमास को अपन कभी नहीं लेंगे, क्योंकि डेड, जो डेड है ना, मर्त, वो इंक्लूड नहीं होगा। जैसे आप समझिएगा कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और अपने शोषण में खर्च करने के बाद जो भी उसके बॉडी में स्टोर हो रहा है, लेकिन उसी पौधे पर एक पत्ती है जो प्रकाशन कर रही थी, थोड़ी देर बाद में पीली पड़ के अगर उस पौधे से गिर गई, तो अपन कहते हैं ना, पौधों के मर्त अवशेष, शाखा, पत्ती, पुष्प, मर्त अवशेष पौधे से लगभग मर्त हो गए, या कोई डेड एनिमल, जंतुओं के मर्त अवशेष, तो फिर वो स्टैंडिंग क्रॉप में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि वो डेड वापस लिविंग में एंटर नहीं कर सकता है। फिर तो आप जानते हो, कि जो डेड बायोमास हो गया, यानी डेट्रिटस, अप्रद, मैंने आपको बताया था अप्रद, तो वहां तो अपन आगे जाकर खनिज चक्रण में एक पॉइंट पढ़ेंगे कि डेट्रिटस, जो डेड बायोमास है, वो स्टैंडिंग क्रॉप का पार्ट नहीं है, स्टैंडिंग क्रॉप का पार्ट नहीं है, क्योंकि डेड बायोमास का तो फिर आगे जाकर जो अपघटक होते हैं, जीवाणु कवक, अपघटक, जीवाणु कवक, वो आप जानते हो कि आगे जाकर इस डेड बायोमास का तो क्या करेंगे, अपघटन करेंगे, और फिर इकाई क्षेत्रफल में मृदा में जो अकार्बनिक खनिज मुक्त करेंगे। तो इकाई क्षेत्रफल में मृदा में जो अकार्बनिक खनिज होंगे, जो अकार्बनिक खनिज वहां पर होंगे ना, वो बनेंगे ना इकाई क्षेत्रफल में, वो तो आप जानते हो क्या होंगे, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट, वो तो खड़ी अवस्था होगी, समझ रहे हो। और वो खड़ी अवस्था तो नॉन लिविंग से लिविंग में एंट्री कर सकती है, लेकिन ऐसा स्टैंडिंग क्रॉप में नहीं होता है। बात को समझ रहे हैं। तो बिल्कुल अपन बात उड़ा के आपके सामने मैंने पूरा आपको स्टैंडिंग क्रॉप बताया, अच्छे लेवल के ऊपर सारी बातें आपके सामने क्लियर कर दी। अब अपन बेटा अपना टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो में बेटा अब अपन बात करेंगे किसकी, इकोलॉजिकल पिरामिड, या अपन कह सकते हैं पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात, यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा अपना टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन यहां नीट एग्जाम में आ जाता है, इकोलॉजिकल अपन कहें बेटा जो पिरामिड होते हैं, वापस से इकोलॉजिकल पिरामिड, या फिर अपन इनको कहते हैं एल्टोनियन पिरामिड, है ना बेटा। इकोलॉजिकल पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड क्यों बोला बेटा, क्योंकि इसका कंसेप्ट सबसे पहले जो साइंटिस्ट था, कंसेप्ट बाय एल्टन साइंटिस्ट ने
ये अवधारणा दी थी। तो आप इसको क्या कह सकते हैं बेटा, एल्टोनियन पिरामिड, एल्टोनियन पिरामिड। अब देखिए बेटा कि क्या होते हैं पिरामिड, रियली में जो पिरामिड होते हैं वो क्या होते हैं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि अपन इकोलॉजी में अपन बात बेटा कि यहाँ इकोसिस्टम में, एनर्जी फ्लो में, है ना, पारितंत्र में, ऊर्जा प्रवाह में, या आपने यहाँ पर फूड चेन बनाई, फूड वेब बनाए, तो देखिए कि ये अपन ने जो मतलब खाद्य श्रृंखलाओं के कर्मिक पोषण स्तरों पर, अगर अपन जो खाद्य श्रृंखलाओं के मतलब अपन कहें बेटा कि ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, ये खाद्य श्रृंखलाओं के विभिन्न पोषक स्तरों पर, जो डिफरेंट आपको मैंने ट्रॉफिक लेवल बताए, विभिन्न पोषक स्तरों पर या खाद्य श्रृंखला के, मैं आपको कहूं बेटा कि जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल हैं कर्मिक पोषण स्तरों पर, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये खाद्य श्रृंखलाओं के कर्मिक पोषक स्तरों पर विविध पारिस्थितिकीय मापदंडों जैसे कि जीवों की संख्या, जैव भार व ऊर्जा का ग्राफीय निरूपण है या ग्राफीय प्रदर्शन है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ये खाद्य श्रृंखलाओं के कर्मिक पोषक स्तरों पर, जो आपने फूड चेन में सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल बताए थे, T1, T2, T3, T4, तो कर्मिक पोषक स्तरों पर विविध पारिस्थितिकीय मापदंडों जैसे जीवों की संख्या ले लें अपन, जैव भार ले लें, या ऊर्जा का ग्राफीय निरूपण है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यानी अपन कहें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट, यहां सीधी से अपन बात कहें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर, है ना बेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया, ग्राफीय निरूपण ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर, विभिन्न पारिस्थितिकीय मापदंडों का ग्राफीय निरूपण, जैसे कि लाइक नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सजीवों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोमास, जैव भार और एनर्जी, उनकी ऊर्जा। यस बेटा, क्लियर। तो ये आपके होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर तो ध्यान दीजिएगा कि देखो बेटा, जब किसी इकोसिस्टम के सजीवों को मान लो, या आपने कहा कि खाद्य श्रृंखलाओं के कर्मिक पोषक स्तरों पर ले लो, तो जब किसी इकोसिस्टम के सजीवों को उनकी संख्या, उनकी ऊर्जा या उनके जैव भार के आधार पर अगर अपन व्यवस्थित करें, तो जो निर्मित संरचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड। यस, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर लाइक नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोमास और एनर्जी। क्लियर बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि इनमें अपन फूड चेन को ही लेते हैं। यस, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं इसमें कि जो पिरामिड होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, इस पिरामिड में अपन क्या करते हैं, एक पिरामिड में कोई भी पारिस्थितिक पिरामिड है, तो एक पिरामिड में प्रोड्यूसर जो होते हैं, उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स को सदैव आधार पर, बेस पर, आधार पर, तथा टॉप कंज्यूमर जो शीर्ष उपभोक्ता होते हैं, टॉप कंज्यूमर को हमेशा
शीर्ष यानी टॉप पे रखते हैं, टॉप पर रखते हैं। यस मेरे बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि एक पिरामिड में हम प्रोड्यूसर को सदैव आधार पर, बेस पे, और टॉप कंज्यूमर को हमेशा अपन शीर्ष पे ये रखते हैं अपन। अच्छा सुने कि बेस पे प्रोड्यूसर आ जाएंगे, उसके बाद बीच में आपके जो कंज्यूमर में जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं शाक बक्सी, फिर आपके सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, है ना, प्राथमिक मांसाहारी, और फिर आपके जो टर्सरी हो या फिर सीधे आपके क्या जाएं टॉप, और शीर्ष पे कौन आ जाएंगे, टॉप कंज्यूमर। और देखिए बेटा कि ज्यादातर अगर अपन बात करें अपन, तो अपन कहते हैं कि सामान्यतः जनरली सामान्यतः जो ये पिरामिड है, पिरामिड अपराइट अर्थात सीधे ही होते हैं, है ना बेटा। सामान्यतः आपको ये पिरामिड कैसे प्राप्त होंगे, अपराइट अर्थात सीधे ही। अच्छा सुने, आपको तो मैंने कह दिया कि इनके आधार पर आपको हमेशा, आधार पर आपने हमेशा किसको लेना है, प्रोड्यूसर को। तो देखिएगा, और आपको एरो को नीचे से आपको ऊपर लेकर जाने, तो मैं अभी देखो आपको बता देता हूं कि देखिएगा, या तो अपना बात होता कि इनकी आकृति, भाई सामान्यतः आपने कहा कि पिरामिड जो होते हैं वो अपराइट ही होते हैं, तो अपराइट आप पिरामिड की बात करोगे तो ये आपकी बात होगी। यस बेटा, मैं अच्छे से आप बना देता हूं। तो देखिएगा अपराइट फॉर्म आपका ये होगा। अपराइट किसको कहेंगे अपन, ये लो जी। अब आपको एरो को हमेशा यहां से बेस से शीर्ष की ओर लेकर जाना है, बेस से शीर्ष की ओर। और आपने भी क्या कहा कि आधार पर सदैव और सदैव, आधार पर आपको हमेशा क्या रखना है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादकता। और प्राथमिक उत्पादकता को अपन क्या कहा था, पीपी, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। यस बेटा, उसके बाद में आप देखिएगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता, जो शाक बक्सी थे, तो यहां पर इसको अपने किसे बताया था, पीसी, और यहां ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाएगा, T2। अब आप देखिएगा बेटा, यहां पर ले लें कि सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये आप जानते हो SC, और ये ट्रॉफिक लेवल T3, और यहां आप जानते हैं कि टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, तो ये T4 है ना बेटा, T4 टॉप कंज्यूमर। ये अपन टर्सरी की बात कर ले। यस, तो ये आपको जनरली जो पिरामिड है, ये पिरामिड की अपराइट कंडीशन है, अपराइट यानी सीधे। भाई जब आधार चौड़ा हो और शीर्ष संकरा होता जाए तो ये आपके कैसे हो गए, अपराइट, सीधे पिरामिड हो गए। यस बेटा, है ना। और आपने कहा कि सामान्यतः पिरामिड, ज्यादातर पिरामिड क्या होते हैं, सीधे ही होते हैं, क्लियर। लेकिन अपने कहा कि देखो, अगर कभी कभी प्रोड्यूसर की संख्या किसी का कम भी हो, या कोई भी पैरामीटर के आधार पर जब अपन करें और आपको इस प्रकार की आकृति प्राप्त हो, ऐसी आपको आकृति प्राप्त हो, यस बेटा, अगर आपको ऐसी आकृति प्राप्त हो तो ये आपके क्या हो गए, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी आप जानते बेटा प्रतीप उल्टे। यस, अब सुनिए बेटा, इसमें भी आपको देखो, आपको हमेशा आधार इसका संकरा है, लेकिन आधार पर आपको हमेशा किसको रखना है, वही पीपी, प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी ट्रॉफिक लेवल T1। फिर आप जानते हैं कि पीसी, यहां पर आपको बता दूं क्या, पीसी, तो ट्रॉफिक लेवल T2। फिर आप जानते हैं कि SC T3, और आपका फिर TC यानी टॉप कार्निवोरस यानी आपका T4। अब आप समझ सकते हैं बेटा कि इसमें भी आप जानते हैं कि एरो को आपको नीचे से ऊपर ही रखना हमेशा, तो ये आपकी आकृति के इन्वर्टेड को प्रदर्शित कर रही है, क्लियर। अब देखो बेटा कि यहां इकोसिस्टम में
आप समझ सकते हो, या खाद्य श्रृंखलाओं के क्रमिक पोषक स्तरों पर आप विभिन्न मापदंड लेते हो। भाई जीवों की संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर आप ग्राफीय निरूपण करते हो, तो आपको जो संरचनाएं प्राप्त होती है वो क्या होती है? इकोलॉजिकल पिरामिड। और पिरामिड में आपने बता दिया कि प्रोड्यूसर को आप हमेशा कहाँ रखोगे? आधार पर, और टॉप कंज्यूमर को हमेशा आप कहाँ पर रखोगे? शीर्ष पर। सामान्यतः पिरामिड जो होते हैं वो ऊर्ध्व अपराइट ही होते हैं, लेकिन कभी कभी इन्वर्टेड होते हैं विशेष कंडीशन पे ही। अब आपने किस आधार पे बनाया है? तो देखो बेटा कि इकोसिस्टम में, यानी यहाँ पर जो पिरामिड होंगे वो आपने 3 पैरामीटर लिए हैं, तो 3 टाइप के आपके होंगे। यस, और उन 3 पैरामीटर के आधार पर ही आप जो ग्राफ निरूपण कर रहे हो, है ना? तो टाइप ऑफ पिरामिड, टाइप्स ऑफ पिरामिड, यानी पारिस्थितिक पिरामिड के आपके यहाँ कितने प्रकार होंगे? पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार। यस बेटा, तो आपने 3 मापदंड लिए हैं, तो 3 टाइप के पिरामिड यहां पर होंगे। सबसे फर्स्ट आपके होंगे पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर यानी संख्या के पिरामिड, संख्या के पिरामिड। यस बेटा, और फिर अपन बात करेंगे कि पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास यानी जैव भार के पिरामिड। और फिर अपन बात करेंगे बेटा पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के पिरामिड। यस बेटा, तो दूसरा हो गया और ये तीसरे हो गए। यानी अपन जो पैरामीटर ले रहे हैं, अगर हम सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, संख्या का पैरामिड लें, पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या का बात करें, तो एक फूड चेन में खाद्य श्रृंखला के जो क्रमिक ट्रॉफिक लेवल हैं, अब क्रमिक ट्रॉफिक लेवल में अगर अपन संख्या के आधार पर उसका ग्राफ निरूपण करें, तो ज्यादातर क्या होता है कि प्रोड्यूसर की संख्या ही सबसे ज्यादा होती है। तो अपन अगर ग्राफ निरूपण करेंगे तो संख्या के ज्यादातर क्या आएंगे? सीधे ही आएंगे। लेकिन कौन सी कंडीशन होगी संख्या की, जहां वो तर्करूपी स्पिंडल होगा या उल्टा होगा, तो कौन सी कंडीशन होगी, उस कंडीशन पे ध्यान देना आपको। ऐसा नहीं कि वहां, क्योंकि पैरामीटर के बेसिस पे आपको आंसर करना है यहाँ पे, है ना बेटा। फिर देखो यहाँ पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास स्टैंडिंग क्रॉप यानी ट्रॉफिक लेवल वाइज अपन स्टैंडिंग क्रॉप, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे स्टैंडिंग क्रॉप के अकॉर्डिंग अपन ग्राफ निरूपण कर देंगे। और फिर आप जानते हो कि एनर्जी के अकॉर्डिंग अपन क्या कर देंगे? ग्राफ निरूपण कर देंगे। तो ये आपके पिरामिड होते हैं, टाइप ऑफ पिरामिड। यस, अब अपन सबसे पहले लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। तो देखिएगा पिरामिड ऑफ नंबर। अब देखिए बेटा फर्स्ट नंबर अपन लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। यानी बेटा संख्या के पिरामिड। तो देखिए आपने किस इकोलॉजिकल पिरामिड के बेसिस पे आप ग्राफी प्रदर्शन करोगे? जीवों की संख्या, जो अपन कोई भी खाद्य श्रृंखला है उसके विभिन्न पोषक स्तरों पर जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं T1, T2, T3, T4, उस पर अपन जीवों की संख्या। तो देखिए अपन इसमें संख्या के पिरामिड में अपन फर्स्ट लाइन यहां पर कहेंगे बेटा कि एक पोषक स्तर की संख्या, जैसे एक ट्रॉफिक लेवल, एक पोषक स्तर की संख्या, समझ रहे हो, बराबर अपन कहेंगे कि उस पोषक स्तर पर, सॉरी, उस पोषक स्तर पर उपस्थित सभी सजीवों की संख्या। यस बेटा, तो अपन कहेंगे भी एक पोषक स्तर की संख्या, उस पोषण स्तर पर उपस्थित सभी सजीव ले लो, चाहिए उस पोषण स्तर पर उपस्थित सभी सजीव या सजीवों की संख्या। तो आप जानते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर। और रियली में अपन कहें बेटा कि जो संख्या के पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर सामान्यतः अपन कहें बेटा बायोटिक पोटेंशियल, जो जैविक विभव होता है, बायोटिक पोटेंशियल
का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी बेटा ये जैविक विभव का ग्राफी प्रदर्शन है कि अपन बात उठा कि जैविक विभव आप जानते हो कि सजीवों के अंदर किसी भी सजीव में नई संतान उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी होती है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने की जो आंतरिक दर होती है, बताया था ना वो आर वैल्यू बायोटिक पोटेंशियल। तो रियल में बायोटिक पोटेंशियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफीय निरूपण है, पिरामिड ऑफ नंबर। अब आप सामान्य देखते हो कि जो भी इकोसिस्टम होते हैं और वहां पर अपन अगर फूड चेन लेते हैं तो जनरली अपन बात करें सामान्यतः ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं, सामान्यतः आप जानते हो कि प्रोड्यूसर संख्या में सबसे ज्यादा ही होते हैं, प्रोड्यूसर्स है ना, उत्पादक। तो आप जानते बेटा कि सामान्यतः अपन कहेंगे यहां पर कि सामान्यतः जनरली सामान्यतः संख्या के पिरामिड सीधे अपराइट ही होते हैं, अपराइट ही होते हैं। अब देखो अपन इस पैरामीटर, इस पारिस्थितिक मापदंड के आधार पर अगर अपन कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे बेटा आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट इन ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड यानी घास स्थल में अपन किसी भी खाद्य श्रृंखला को प्रदर्शित करें तो आप समझ सकते हैं कि भाई देखो यहां सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन ग्रासलैंड घास स्थल में, जैसे आप जानते हो बेटा कि पिरामिड के आधार पर हमेशा और हमेशा किसको दर्शाते हैं, प्रोड्यूसर को। किसको दर्शाएंगे भाई, प्रोड्यूसर को। यस, तो बेटा ध्यान से सुनना, देखो कि पिरामिड के आधार पर अपन हमेशा किसको दर्शाएंगे भाई, प्रोड्यूसर को। तो ये आधार भाग हो गया, आधार भाग हो गया। यस, तो आधार भाग पर आपने किसको प्रदर्शित किया, प्रोड्यूसर को। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर पीपी, प्रोड्यूसर्स उत्पादक है ना, जो सामान्यतः किस ट्रॉफिक लेवल को, भाई सामान्यतः क्या हमेशा ही प्रोड्यूसर किस ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, T1 ट्रॉफिक लेवल को, T1 ट्रॉफिक लेवल को। आप जानते बेटा कि जितनी भी वहां घास के छोटे छोटे पौधे हैं सबका फंक्शनल एक ही लेवल है कि वो सारे ऑटोट्रॉप्स हैं। तो सारे ऑटोट्रॉप्स हैं तो अपन सबको प्रोड्यूसर यानी ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट में रख लेंगे। यस बेटा, और ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट में रखकर अपन देखो यहां पर इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। मैं थोड़ा और अच्छे से आपको बताता हूं कि देखिए बेटा यहां ये जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो उत्पादक है यार, तो बेटा जो भी उत्पादक है उन सबको अपन ने रख दिया किसमें, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट में। यस बेटा, और इनको अपन ने कह दिया पीपी, प्राइमरी प्रोड्यूसर। यस, ये ट्रॉफिक लेवल T1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अपने ये फूड चेन ले ली यहां पर, भाई अपने ग्रास बता दिया। अब अपन इस ग्रास में कोई भी फूड चेन आगे अपन ले लेते हैं, जैसे इस ग्रास में अपन आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे यहां पर बेटा हिरण कितने हैं तो अपने डियर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसकी तुलना में इनकी संख्या कम ही होगी और बायोटिक पोटेंशियल भी कम हो रहा है। यस, अब आप ध्यान दीजिएगा अपन ने आगे किसको ले लिया, जैसे आगे अपन ने किसको ले लिया, वोल्फ को ले लिया, भेड़िया फोक्स या वोल्फ ले लिया। और आगे अपन ने किसको ले लिया बेटा, आगे अपन ने यहां पे ये अपन ने ले लिया टाइगर को। तो देखिए बेटा कि ये किसको रिप्रेजेंट करा, ट्रॉफिक लेवल T1, क्योंकि ये क्या है, पीपी, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये आप जानते हो स्तर कौन सा हो गया, पीसी, सॉरी ये पीपी है ना, ये पीसी प्राइमरी कंज्यूमर, जो पीसी हैं
यानी ट्रॉफिक लेवल T2। ये आपके क्या हो गए, SC सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवर्स, ट्रॉफिक लेवल T3। और ये आपके टर्सरी या फिर टॉप कंज्यूमर, तो टॉप कंज्यूमर यहां पर आपके हो गए टॉप कंज्यूमर। यस बेटा। अब देखिएगा कि ये आपके सामने जो पिरामिड है ये कैसा प्राप्त हुआ आपको, अपराइट। कैसा प्राप्त हुआ भाई, अपराइट। यस और नो। और आपको एनसीईआरटी के अंदर तो वहां मतलब संख्या भी दे रखी है, 5 लाख जितने भी मिलियन में संख्या देकर आपको बिल्कुल शो कर रखा है ग्रासलैंड के अंदर। अच्छा सुने, अगर अपन मान लो कि ग्रासलैंड के अंदर कोई दूसरी अपन फूड चेन ले लें, है ना बेटा, और उसको जैसे मैं पहले आपको वैसे शो किया था कि मैं चाहे उसको ऐसे शो कर दें, क्योंकि वो भी वही, ये भी तो ट्रायंगल शेप ही तो प्राप्त हो रही है, ट्रायंगुलर एंड त्रिभुजाकारी। तो या फिर जैसे अपन बात हो रहा है कि इस फॉर्म में अपन प्रेजेंट कर दें। आधार पर आपको किसको रखना है बेटा, प्रोड्यूसर को। तो आधार पर आप अगर प्रोड्यूसर को रखोगे तो जैसे यहां मैं आपको बात करता हूं कि ग्रासलैंड में आप ले रहे हो तो ये ग्रास, तो ये पीपी प्राइमरी प्रोड्यूसर। यस। उसके बाद अपन कहें यहां पर कि ग्रास के अंदर फाइटोफेगस इंसेक्ट, जो पादपक्षी कीट बताए थे मैंने, फाइटोफेगस इंसेक्ट। यस बेटा। अब इंसेक्ट को खाने वाले जैसे अपन कहें, सॉरी यहां अपन ले लें फ्रॉग, यहां अपन ले लें स्नैक, और यहां अपन ले लें किसको, जैसे कि अपन बात उड़ा कि आपको बताया था मैंने पिकॉक या हॉक, तो पिकॉक, मोर को आपने ले लिया। यस बेटा। तो आपने इंसेक्ट वो आपने बता दिया, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नैक, पिकॉक। या फिर यहां पर अपन किसको ले सकते हैं, जैसे हॉक, बाज। यस बेटा। अब बताओ, ये पीपी हो गया, ये पीसी हो गया, ये एससी हो गया, अब टीसी टर्सरी पे ये आ गया, फिर टॉप कंज्यूमर गया, ये टॉप कंज्यूमर। तो यहां 5 ट्रॉफिक लेवल हो गए। लेकिन आप जानते हो कैसा हुआ, ये अपराइट। कैसा प्राप्त हुआ बेटा, अपराइट, ऊर्ध्व है, सीधा ही प्राप्त हुआ ना। देखो क्लियर है। तो ध्यान से सुनना कि ग्रासलैंड के अंदर जो संख्या के पिरामिड होते हैं वो आप जानते हैं कि सीधे होते हैं, अपराइट प्राप्त होते हैं। यस बेटा। तो घास स्थल में संख्या के, लेकिन पैरामीटर के लिए बेटा, हाँ ध्यान रखना पैरामीटर का, घास स्थल के सीधे नहीं होते हैं, पहले पैरामीटर को ध्यान रखना है। तो घास स्थल में संख्या के पिरामिड सीधे ही होते हैं। भाई आपने शुरू में कहा था कि जो खाद्य श्रृंखलाएं उनके डिफरेंट जो ट्रॉफिक लेवल हैं उसको अपन कोई भी पैरामीटर लगाकर उसका ग्राफी प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ संख्या वाला पैरामीटर लगाकर ग्राफी प्रदर्शन आपने किया। क्लियर बेटा। अब देखिएगा इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो जलीय पारितंत्र होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी बेटा जलीय पारितंत्रों में लेकिन अब आप जलीय पारितंत्रों की बात कर रहे हो तो चाहे तुम बड़े समुद्र की बात करो, तालाब की बात करो, यहाँ जलीय पारितंत्र बात करो, तो यहाँ संख्या की पिरामिड ले रहे हो। किसकी पिरामिड ले रहे हो बेटा, पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर यानी पैमाना यहां पर संख्या ले रहे हो, तो पिरामिड ऑफ नंबर सीधे प्राप्त होते हैं, यानी अपराइट होंगे। अपराइट क्यों भाई, क्योंकि जलीय पारितंत्र में संख्या में और जिनका बायोटिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, जो उनको जनन करने की दर बहुत ज्यादा होती है, बायोटिक पोटेंशियल, तो आप जानते हैं बेटा, क्योंकि समुद्र के जो मुख्य उत्पादक होते हैं वो होते हैं क्राइसोफाइट्स। कौन होते हैं बताओ, क्राइसोफाइट्स। यस बेटा। तो क्राइसोफाइट डायटम, सूक्ष्म पलों के डायटम बीजीय जो समुद्र के सबसे मुख्य उत्पादक होते हैं, जिनको आप कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, ये तो कहते हो ना पादप पलवक, सूक्ष्म पलव की संरचना, डायटम बीजीय जो सर पे से फ्लोट करते हैं, समुद्री मुख्य उत्पादक,
उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उनका बायोटिक पोटेंशियल हाई होता है। सही। अब फाइटोप्लैंक्टन का भक्षण करने वाले जूप्लैंक्टन की संख्या अपन लेंगे। यहाँ अपन पैरामीटर संख्या ले रहे हैं भाई, तो अपन जैसे ही वहाँ पर जूप्लैंक्टन की जैसे अपन बात बढ़ा कि जूप्लैंक्टन की अगर अपन संख्या लेंगे, जूप्लैंक्टन जंतुपलवक, तो ये पीसी स्तर हो गया आपका। यस बेटा। उसके बाद में आप जानते हो कि आगे आप संख्या लोगे स्मॉल फिश की, छोटी मछलियों की, स्मॉल फिश छोटी मछलियों की, और उसके बाद में आप चले जाओगे किसके ऊपर, लार्ज फिश पे, लार्ज फिश। अब यहां संख्या का पिरामिड तो कैसा हो गया बेटा, अपराइट। कैसा हो गया भाई, अपराइट। तो पीपी पीसी स्तर पर जूप्लैंक्टन, एस स्तर पर स्मॉल फिश, और टीसी स्तर या फिर टॉप कंज्यूमर पे आपकी ये, तो ये ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3, 4। तो आप जानते हैं बेटा कि जलीय पारितंत्र में आपने लिए किसके पिरामिड, संख्या के। पॉन्ड या ओशियंस में, यस बेटा, तो पॉन्ड या ओशियंस में जो संख्या के पिरामिड होते हैं वो कैसे प्राप्त हुए आपको, सीधे बायोटिक पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। यस बेटा। तो आपने ध्यान दिया ना, इसलिए कभी ये मत बोलना कि भाई जलीय पारतंत्र का ये हो जाएगा, आगे जाकर हो सकता है केस चेंज हो जाए अगर पैरामीटर दूसरा होगा वहां पर। यस बेटा। तो देखो अगर संख्या अपने पैरामीटर लिया है तो घास स्थल के भी सीधे प्राप्त होते हैं, और जलीय पारतंत्र पॉन्ड और ओशियंस के भी आपको क्या प्राप्त होते हैं, सीधे प्राप्त होते हैं। अब देखो बेटा कि कभी कभी कुछ कंडीशन बनती है जहां संख्या के पिरामिड जो होते हैं वो मतलब इन्वर्टेड, उल्टे या तर्करूपी स्पिंडल हो सकते हैं। तो वो कंडीशन क्या बनती है, तो देखिएगा। जो कंडीशन आपके सामने बनती है बेटा, तो अपन ने देखो यहां तक पॉइंट अपन ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं कि क्या क्या कंडीशन वहां पे बनती है, और एनसीईआरटी ने आपको कुछ फूड चेन दे रखी हैं। यस बेटा। तो देखिएगा कि जो संख्या के पिरामिड हैं, और सीबीएसई में, नीट में क्वेश्चंस भी वहां से आपके आए हैं। अपन ने कहा सामान्यतः यानी जनरली संख्या के पिरामिड सीधे होते हैं, या अपन कहेंगे अधिकांशतः सीधे होते हैं। लेकिन वो कौन सी कंडीशंस बनती है कि कभी कभी अपन कहें कि कभी कभी संख्या के पिरामिड, तो ये नोट के रूप में अपन लिखेंगे कि कभी कभी संख्या के पिरामिड, आप तो वहीं से कंटिन्यू रखना, मैं तो यहां इसको यहां रख लिया है तो उससे आप डिस्टर्ब नहीं होना है। तो कभी कभी संख्या के पिरामिड प्रतीप, उल्टे या तर्करूपी हो सकते हैं। यस बेटा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, या अपन कहें कि स्पिंडल शेप हो सकते हैं। अच्छा जी, कहाँ हो सकते हैं, तो यहां आपको दिमाग लगाना बेटा कि पहले तो वो उदाहरण क्या है ना, और कहाँ हो सकते हैं, तो वहां पैरामीटर क्या है, उस पैरामीटर के बेसिस पे वहां हो सकते हैं। दूसरा पैरामीटर लगाओगे तो बात चेंज हो जाएगी। बात को समझे। तो देखो कभी कभी संख्या के पिरामिड प्रतीप, उल्टे या तर्करूपी हो सकते हैं, मे बी इन्वर्टेड और स्पिंडल। अब कब बेटा, देखो अपन यहां पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे इन फॉरेस्ट यानी वन में। यस बेटा। तो फॉरेस्ट में। अच्छा जी, अब फॉरेस्ट में कई कंडीशन हो सकती है, तो आपको वहां अच्छे क्वेश्चंस नीट के पेपर, प्रीवियस पेपर में दे भी रखे हैं। यस बेटा। तो देखिए कि फॉरेस्ट, अगर अपन यहाँ इस इन फॉरेस्ट, आपने ये कंडीशन ले ली इन फॉरेस्ट, अब इसकी दो कंडीशन बनती है। ए, इन डेंस फॉरेस्ट, अगर आपने सघन वन ले लिया, डेंस फॉरेस्ट सघन वन, तो हो सकता है सघन वन लेने पर संख्या का पिरामिड यहां सीधा हो। सघन वन लेने पर तो क्या हो बेटा, सीधा, डेंस फॉरेस्ट।
है ना। क्यों भाई, देखो डेंस फॉरेस्ट में, सघन वन में आप जानते हो कि हर्ब शाख भी होगी, झाड़ियां सूप भी होगी और वृक्ष भी होंगे, तो उत्पादक संख्या में होंगे डेंस फॉरेस्ट में। तो डेंस फॉरेस्ट में बात करूं तो अपन कहें कि डेंस फॉरेस्ट में संख्या के पिरामिड सीधे हो सकते हैं, क्योंकि आपने क्या ले लिया, डेंस फॉरेस्ट। तो देखिए बेटा, वहां अगर मैं एक नॉर्मल आपको फूड चेन बता देता हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पे एक सीधा पिरामिड भी बता देता हूं। जैसे अगर आप डेंस फॉरेस्ट लेते हो, सघन वन लेते हो, सॉरी यार, ये तो देखिएगा डेंस फॉरेस्ट है तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि वहां हर्ब, घास, सर्ब, झाड़ी और ट्री ये हैं। अब जितने वहां पर ये हैं तो ये आप जानते हो कि पीपी प्रोड्यूसर लेवल पे आ गए। सिंपल फूड चेन ले लेते हैं अपन, जैसे वहां पर फिर हिरण की संख्या उनकी तुलना में कमी होगी और लॉयन की संख्या उनकी तुलना में और कम होगी। तो कैसा प्राप्त हुआ बताओ, अपराइट। कैसा आया बेटा, अपराइट। लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा कि भाई यहां पर अगर अपन ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम लेते हैं, यानी उस फॉरेस्ट में किसी वृक्ष को प्रभावी बनाते हैं, ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम, तो ध्यान दीजिएगा अगर अपन वहां बेटा देखो एक कंडीशन आपकी हो गई थी डेंस फॉरेस्ट, सघन वन, लेकिन अगर अपन वहां बी कंडीशन लेते हैं, और बी कंडीशन क्या है बेटा आपके सामने, बी कंडीशन है कि ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम। ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम का मतलब होता है वृक्ष प्रभावी पारितंत्र। यहां लिख दें अपन ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम, तो क्या होता है, वृक्ष प्रभावी पारितंत्र। अब आप वृक्ष प्रभावी पारितंत्र लेंगे, इसका मतलब एक सिंगल ट्री, एक लार्ज ट्री, एक वृक्ष है भारी भरकम, उस एक अकेले वृक्ष के ऊपर की खाद्य श्रृंखला आप लोगे, ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम, वृक्ष प्रभावी पारितंत्र। तो इस वृक्ष प्रभावी पारितंत्र पे खाद्य श्रृंखला के हिसाब से जो पिरामिड है आपके, वो आप जानते हो बेटा कि इन्वर्टेड यानी उल्टे भी प्राप्त हो सकते हैं, और स्पिंडल सैप यानी तर्करूपी भी प्राप्त हो सकते हैं, या उसको अपन बोलते हैं रोम्बोडियल सैप यानी तर्करूपी भी हो सकते हैं। किसमें, ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम में। यानी आपने वहां पर अब ध्यान देना कि पैरामीटर क्या लिया, संख्या, और कहां संख्या के आधार पर भी क्या, ट्री डोमिनेंट का। लेकिन तुम पैरामीटर बदल दोगे, मान लो जेव भार कर दोगे ट्री के साथ में, तो नहीं होगा। बात को समझ रहे हो, यानी संख्या का ही लेना पड़ेगा, और संख्या का ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम अगर आप लोगे तो उल्टा हो सकता है या स्पिंडल। यस बेटा, है ना। अब एक बार नीट में क्वेश्चन क्या आया कि देखो बेटा फॉरेस्ट में तो कभी कभी सीधा भी तो हो सकता है, लेकिन नीट में क्वेश्चन क्या आया कि वहां ग्रासलैंड दे दिया और एक्वेटिक इकोसिस्टम दे दिया, फिर पूछा कि संख्या का कहां उल्टा हो सकता है, तो कंडीशन एक ही बची, कहां हो सकता है, फॉरेस्ट। और एक बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई फॉरेस्ट में क्या क्या हो सकता है, तो देखो फॉरेस्ट में सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकेगा और तर्करूपी भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, सीधे को उल्टे को जोड़ दिया। अब सीधे और उल्टे को जोड़ दोगे तो सीधा भी अपने आप में हो गया, उल्टा भी हो गया, और दोनों को जोड़ने पर ऐसे सीधे को उल्टे को जोड़ोगे तो वहां तर्करूपी संरचना भी आ जाएगी। तो मेरी बात सुनो बेटा, ऐसा कहां होता है, फॉरेस्ट में, वन में, वो तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और अगर डायरेक्ट ही पूछे कि संख्या का कहां उल्टा हो सकता है, तो फिर आप जानते हो ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम। और अगर उसकी खाद्य श्रृंखला दे दे तो कंडीशन चली जाएगी तर्करूपी भी। अब देखना जो खाद्य श्रृंखला आपको एनसीईआरटी ने दे रखी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, भाई कब तो आपका उल्टा होगा और कब आपका तर्करूपी होगा, तो ध्यान दीजिएगा, अपन यही ले लेते हैं, अच्छे से पूरी चीज बताता हूं मैं आपको क्लियर करके।
हाँ भाई, तो आपको पता है बेटा कि पिरामिड ऑफ नंबर में, पिरामिड ऑफ नंबर में अपन ने यहाँ जो लास्ट कंडीशन ली बी, या वहां पर तो अपन ने ली ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम, वृक्ष प्रभावी पारितंत्र। यानी मैं फिर बार कह रहा हूं कि किसी एक वृक्ष की खाद्य श्रृंखला। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम में आपने बताया कि इन्वर्टेड, पहली कंडीशन आपने दी इन्वर्टेड, कि प्रतीप उल्टा कब होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वहां पर आप ये खाद्य श्रृंखला लोगे, ये खाद्य श्रृंखला आप अगर लोगे, ये खाद्य श्रृंखला मतलब आपका क्या हो गया कि सबसे पहले एक भारी भरकम वृक्ष होगा ट्री, तो संख्या में कितना है? 1। यस, उस ट्री के ऊपर बर्ड्स होंगे, पक्षी होंगे, बहुत सारे पक्षी, बर्ड। तो ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ये ट्रॉफिक लेवल 2। और बर्ड के ऊपर क्या होंगे? पैरासाइट। यस बेटा, परजीवी होंगे। यस, तो आप समझ रहे हैं कि ये आपका जो परजीवी खाद्य श्रृंखला वाला है, मैंने आपको बताया था ना परजीवी खाद्य श्रृंखला, तो ये जो परजीवी खाद्य श्रृंखला का प्रदर्शन है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रतीप उल्टा हो गया। यस बेटा, अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं उसी वृक्ष पर आपके एनसीईआरटी ने जो खाद्य श्रृंखला दे रखी है, यस बेटा, कि एक वृक्ष है, यस बेटा, और एक वृक्ष पर मान लो कि भाई अनेक इंसेक्ट हैं और इन कीटों पर छोटे पक्षी। भाई देखो, एक वृक्ष है, एक वृक्ष पर अनेक इंसेक्ट हैं, कीट हैं, और उन कीटों को खाने वाले, उन कीटों पर आश्रित छोटे पक्षी हैं, और छोटे पक्षी पर आश्रित क्या है? बड़े पक्षी, लार्ज बर्ड हैं। तो फिर बताइए कि आपका फलस्वरूप जो आपकी संरचना प्राप्त होगी वो कैसी होगी? संख्या के आधार पर तो तर्करूपी आएगा बेटा। अब सुने, इस तर्करूपी के देखो अपन इस रूप में रिप्रेजेंट करें तो ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल ऐसे प्रोड्यूसर का जो लेवल होगा, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो प्रोड्यूसर का जो लेवल होगा वो बिल्कुल टैपर आएगा, बिल्कुल संकरा, जो आधार है ये आपका आधार। और वहाँ कभी कभी तो लिखा आएगा, तो आपको अगर कुछ दिया भी नहीं जाए, लिखा आ जाए एक संख्या 1 आ जाए, तो गारंटीड समझ जाना कि वो ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम है, कि वृक्ष संख्या में कितना है? 1। अब देखिएगा, इस वृक्ष के ऊपर, इस वृक्ष के ऊपर जो आश्रित या इस वृक्ष के ऊपर इंसेक्ट हैं, ये लो जी। तो बेटा ध्यान से दीजिएगा कि इस वृक्ष के ऊपर ये अपन ने कहा कि इंसेक्ट है ना, कीट। अब ध्यान दीजिएगा कि ये ट्री है ना, ट्री संख्या में 1, ये किस स्तर को दर्शा रहा है? पीपी, प्राइमरी प्रोड्यूसर। और पीसी स्तर पर, प्राइमरी कंज्यूमर स्तर पर यहाँ पादपक्षी कीट, कीट हो गए। यस, अब इन कीटों पर आश्रित जो छोटे पक्षी हैं वो, उनकी संख्या वृक्ष से तो ज्यादा होगी, लेकिन अपन कहेंगे कि इन कीटों पर आश्रित जो छोटे पक्षी हैं उनकी संख्या वृक्ष से तो ज्यादा होगी, लेकिन कीटों से क्या होगी? कमी होगी। यस, तो ये लो जी, स्मॉल बर्ड, स्मॉल बर्ड आश्रित छोटे पक्षी, तो ये कीट भक्षी पक्षी हैं, तो ये किस स्तर पे हो गए? एससी पे। आप कहोगे ना कीट भक्षी पक्षी। यस बेटा, तो सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोरस। और फिर इन छोटे पक्षी पर आश्रित, छोटे पक्षी पर आश्रित ये, लेकिन वृक्ष तो संख्या में 1 रह गया, तो उससे तो थोड़े से आप जानते बेटा ज्यादा ही होंगे। तो आप समझ रहे बेटा कि ये लार्ज बर्ड, बड़े पक्षी, लार्ज बर्ड। तो ये आपका क्या हो गया? टीसी या टॉप कंज्यूमर। अब बताइए कैसा आपका जो पिरामिड बना वो कैसा बना बताओ? स्पिंडल है ना बेटा। पिरामिड आपका कैसा बना बेटा कि दोनों तरफ से टैपरिंग एंड है, दोनों तरफ से क्या है? टैपरिंग, संकरा, लेकिन बीच में से ब्रॉड है,
बीच में से क्या है बताओ, ब्रॉड। तो ये आपका क्या होता है, स्पिंडल सैप, स्पिंडल सैप। और ये आपको एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक वृक्ष जिसके ऊपर अनेक इंसेक्ट हैं और इंसेक्ट को खाने वाले पादपक्षी कीटभक्षी पक्षी हैं, छोटे पक्षी, और छोटे पक्षियों पर बड़े पक्षी। तो अगर तुम उनको व्यवस्थित करोगे, पैरामीटर लोगे नंबर के बेसिस पे, तो आपको एक तर्करूपी संरचना प्राप्त होगी। यस, और कभी कभी देखो यहाँ एक आगे तर्करूपी बायोमास के आधार पर आएगा छोटी तालाब में, लेकिन वहां और इसमें अंतर ये होगा कि बेस पे यहाँ संख्या कितनी होगी, एक, या बेस टैपर होगा। बेस क्या होगा, टैपर। यस, या बेटा देखो अपन एक खाद्य श्रृंखला और ले सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ट्री है ना, अपन कहें बेटा कि देखो अपन ये भी ले सकते हैं कि जैसे ट्री है, ये लो जी, इस रूप में ले लो, सॉरी, तो ये यहां पर आपने क्या ले लिया, ट्री एक। अब इस ट्री के ऊपर अपन ऐसे ले लें कि जैसे बर्ड, कुछ पक्षी, बर्ड या गिलहरी, स्क्विरल, ये गिलहरी है, या फिर अपन ले लें यहां पर फिर स्नैक, सांप ये हैं, और फिर आपका क्या है, हॉक, बाज, या जो भी हॉक रही हैं। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगा, तर्करूपी। क्या हो जाएगा बेटा, तर्करूपी, स्पिंडल। यस, तो ये आपका किस शेप का हो गया बताओ, स्पिंडल तर्करूपी। और ट्री डोमिनेंट, अब आपको ध्यान रखना है, ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम और पैरामीटर क्या, पिरामिड ऑफ नंबर। इसलिए देखो उस फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट में आपको मैंने एक कंडीशन पे डेंस फॉरेस्ट बताया, तो हो सकता है डेंस फॉरेस्ट में सीधा हो, लेकिन ज्यादातर कंडीशन वहां फॉरेस्ट में अपन ट्री डोमिनेंट की लेते हैं। ट्री डोमिनेंट के लेने पर उल्टा होता है या फिर तर्करूपी होता है। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से किस में उल्टा हो सकता है और बाकी में उल्टा हो ही नहीं, और केवल एक कंडीशन में यहाँ उल्टा। तो क्वेश्चन सीबीएसई 2009 में आया। और फॉरेस्ट में आपको तीनों प्राप्त हो सकते हैं, सघन वन में सीधा, उल्टा, तर्करूपी, लेकिन पैरामीटर क्या, संख्या। यस बेटा, तो आपका पहला पैरामीटर कंप्लीट हो गया, पिरामिड ऑफ नंबर। यस बेटा, इस लेक्चर में अपन यहीं तक लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पिरामिड को यहाँ से आप कंटिन्यू करना, तो आपको पिछले लेक्चर को इसको देखते हुए अगले को देखना है, और अपन नेक्स्ट में अपन लेते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास और एनर्जी।